सभी लोग ध्यान दीजिए, इसमें इकाई 2 चल रहा था फिजिक्स में, धारा विद्युत, और ये दूसरा वीडियो है पार्ट 2। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। पहले हमें पढ़ना है धारा आई, अनुगमन वेग VD में संबंध क्या होता है, I बराबर NeVDA, ये फार्मूला का हमें निगमन करना है। और उसके बाद धारा घनत्व के बारे में जानना है। अगला पॉइंट रहेगा धारा घनत्व J और VD, अनुगमन वेग VD में संबंध। अगला पॉइंट रहेगा गतिशीलता, जिसको म्यू से लिखते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओम का नियम, फिर प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध, अनओमी प्रतिरोध। इतना पॉइंट आज के वीडियो में रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला नंबर पॉइंट, धारा आई और ये जो संबंध है I बराबर NeVDA, ये जो संबंध है इसको बोलते हैं कि धारा I और अनुगमन वेग VD में संबंध है, इसका हमें निगमन करना है, ये प्रूव करना है कि ऐसे कहां से आया। तो सबसे पहले एक हम तार की कल्पना कर लेते हैं। मान लीजिए कोई चालक तार है और चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होते हैं। तो इसमें मान लीजिए यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस जगह पर तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला सिरा मान लेते हैं प्लस में है और ये वाला सिरा जो है माइनस में है। तो ये इधर गति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मान लेते हैं कि t समय बाद, स्मॉल t समय बाद ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं और ये जो दूरी तय किए हैं वो दूरी L है। जो दूरी तय किए हैं वो दूरी L है, यहां से यहां तक चले आए हैं। और इनके चलने का जो वेग है उसको अनुगमन वेग VD कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, यहां पर एक बात ध्यान देना है, I जो है धारा है, N यहां पर है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस पर ध्यान दें। VD क्या है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, और A जो है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे मान लीजिए तार है, तो तार में ये वाला जो क्षेत्रफल होता है, इसमें ये जो ये वाला क्षेत्रफल है ये वक्र बोला जाता है, और यहाँ का जो क्षेत्रफल होता है इसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है तार का उसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब ये जो हिस्सा है इसका, यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको हम A लिखते हैं। ये जो हिस्सा है इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A लिखते हैं। तो निगमन के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना एकांक आयतन, मतलब इस तार का कुछ आयतन होगा, इसके एकांक आयतन, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है। मतलब पूरे आयतन में नहीं माना जा रहा है, एकांक आयतन में माना जा रहा है, जो कि N है। तो सबसे पहले ये हमने मान लिया कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। उसके बाद हम लिखेंगे यहां पर स्मॉल t समय में, स्मॉल t समय क्या है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को आने में लगा समय। स्मॉल t समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होगा 4 गुणे समय, दूरी बराबर होगा 4 गुणे समय।
तो यहाँ पर दूरी जो है उसको हमने यल मान लिया है कि भाई यहाँ से यहाँ पर जो दूरी तय किया है ये यल है, और चाल जो है जिस चाल से ये चलते हैं उसको अनुगमन वेग बोल सकते हैं या चाल vd, और जो समय लगा है वो t है। तो t समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी की जगह पर हम यल लिखेंगे, चाल की जगह पर इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर चाल है अनुगमन वेग vd लिखेंगे, और समय के लिए हम t लिखेंगे। अब ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे तो अंदर कुछ आयतन तय करेंगे, तो यहाँ पर हम निकालेंगे t समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय आयतन। तो आयतन क्या होता है, एक फार्मूला सभी लोग पढ़े होंगे, एक फार्मूला पढ़े होंगे सभी लोग कि आयतन V से लिखते हैं LBH। ये इसका क्या मतलब है, LBH का मतलब यहां पर है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन लंबाई गुणे चौड़ाई को हम क्षेत्रफल लिख सकते हैं A गुणे H लिख सकते हैं, मतलब क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई की जगह पर यहाँ पर दूरी हो सकता है और कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब दूरी ही होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लिख सकते हैं आयतन बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे दूरी, ये फार्मूला होता है, पहले चैप्टर में भी ये मिला होगा। आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे दूरी, आयतन को हम V से लिखेंगे और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है उसको A से लिखेंगे, और जो दूरी है उसको L से लिखेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद यहां पर जो आयतन निकला है A गुणे L है, तो सबसे पहले एकांक आयतन में N इलेक्ट्रॉन, जैसे एक बात को समझिए, अगर एक एकांक आयतन में N इलेक्ट्रॉन है, एकांक का हमें पता है, एकांक का मतलब एक होता है, एकांक का अगर N है तो अगर हमें मान लीजिए संख्या मान लेते हैं जैसे 5 का, मतलब 5 आयतन का, जैसे 1 मीटर क्यूब इसका मात्रक मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब एकांक होता है, ऐसे 5 के लिए निकालना है तो इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे, मतलब एकांक आयतन में अगर n इलेक्ट्रॉन है तो 5 मीटर क्यूब में 5 n इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर 10 मीटर क्यूब की बात की जाएगी तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर 5 10 नहीं है, यहाँ पर जो आयतन वो V है, तो V के लिए यहाँ पर अगर हम निकालेंगे या इस आयतन में अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अगर 5 रहेगा तो m में 5 का गुणा, अगर 10 रहेगा तो 10 का गुणा, अगर V है तो इसमें हम V का गुणा कर देंगे, या जो भी आयतन होगा उसमें हम n का गुणा कर देंगे जिस आयतन में हम इलेक्ट्रॉन निकालें। तो यहाँ पर V बराबर A गुणे L है, L की जगह पर इतना रख सकते हैं, तो V बराबर आ जाएगा A गुणे L की जगह पर रख सकते हैं VD गुणे T, VD गुणे T। अब ये आयतन निकल गया, लिखेंगे इस आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की या मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, एकांक आयतन में n हमने माना है और इस आयतन के लिए हम यहाँ पर पूरे इसका गुणा कर देंगे, क्योंकि अगर एकांक का n है तो जितने का निकालना उतने का गुणा कर देंगे, चाहे हम यहाँ v का गुणा करें चाहे इसका पूरा लिख दें। ये हो जाएगा यहाँ पर इस आयतन का मतलब इस पूरे आयतन में, तो यहाँ पर लिखेंगे A गुणे VD गुणे T, ये हो गया पूरा आयतन, और इसमें एकांक के लिए n माना गया है तो n का गुणा कर देंगे। ये हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये जो आयतन है भी इसमें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, अब इसके बाद यहां पर जो है आवेश निकालेंगे, इस आयतन में आवेश, तो इस आयतन में आवेश जो होगा, इस आयतन में आवेश Q बराबर हमने पढ़ा है n इंटू, लेकिन हम n यहाँ पर यूज कर चुके हैं
आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू, लेकिन N यहाँ यूज कर चुके हैं तो N नहीं लिखेंगे। N जो होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हिंदी लिख लेंगे उसका कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणे में E, क्योंकि Q बराबर होता है N इंटू E। N यहाँ क्यों नहीं लिखा जा रहा है, N हमने एक बार लिख लिया है, तो ये हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए यहां पर ये निकाला गया है, लिखेंगे इसको A गुणे VD गुणे में T और गुणे में N है, ये हो जाएगा पूरा, और गुणे में E ये हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A VD और T N और इनटू में E हो जाएगा। ये क्यों निकल जाएगा। अब अगर हम धारा निकालेंगे तो धारा का फार्मूला क्या हो जाएगा, धारा I बराबर होता है Q बटे में T, धारा I बराबर Q बटे में T। Q का मान यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा A VD T और N और गुणे में E और बटे में हो जाएगा T, T से T कट जाएगा, तो यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा I बराबर, यहां पर इसको हम क्रम से लिख सकते हैं, क्रम से क्या लिख सकते हैं कि N E हो जाएगा N E V D A, N E V D A। ये फार्मूला इस 3 नंबर में इसका निगमन करने के लिए आता है, कई बार आया है, फिर से इसको हम समझ लेते हैं। ये फार्मूला किस नाम से आएगा, इसमें आएगा कि विद्युत धारा I और अनुगमन वेग VD में संबंध का सूत्र निगमन कीजिए। तो उसके लिए हम मान लेंगे एक तार, और तार में इलेक्ट्रॉन यहां पर है एक बिंदु पर, और यहां से T समय बाद L दूरी तय करके यहां से यहां पहुंच जा रहे हैं। और इस तार के लिए हम मानेंगे कि इसके एकांक आयतन में, एकांक आयतन का मतलब इसका आयतन कुछ भी हो सकता है 100 200 400, लेकिन एक के लिए एकांक आयतन के लिए इलेक्ट्रॉन जो है माना गया है N। उसके बाद इसमें अगला प्रोसेस है T समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय दूरी, यहां से यहां आने में कितना दूरी तय की है, दूरी बराबर 4 गुणे समय, L लिख लेंगे, यहाँ VD हो जाएगा, यहाँ T हो जाएगा। फिर उसके बाद ये दूरी तय की है और इसके अंदर आयतन भी तय किए हैं, तो आयतन निकाल लेंगे, क्षेत्रफल गुणे दूरी लगाकर V बराबर हो जाएगा A गुणे L। अब इस आयतन में जो यहां से यहां चल कर आए, इस आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसके लिए यहां पर लिखा गया है, चूंकि ये यहां से यहां तक का जो आयतन तय किए हैं, आयतन निकल चुका है पूरा। अब इस आयतन में मतलब इस पूरे आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एकांक का हमने माना है N, उसमें जितना आयतन मिला उसका गुणा कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर एक का मान पता होता है, जितने का हमें निकालना होता है उसका हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, पूरा आयतन उसमें हम एक का जो मान था उसका हम गुणा कर दिए। अब इस आयतन में आवेश क्या हो जाएंगे, Q बराबर N इंटू E होता है, और यहाँ पर रख करके हम हल कर देंगे। इसको 2 से 3 बार आप लोग लिखिए, और ना समझ में आए उसको फिर से पूछ सकते हैं, फिर से बता दिया जाएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो। अगला हेडिंग हम समझते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व जिसको J से लिखते हैं, J बराबर होता है फार्मूला, धारा घनत्व J बराबर होता है I बटे में A। धारा घनत्व J बराबर होता है I बटे में A। तो इस फार्मूला से इसका परिभाषा बन जाएगा। परिभाषा क्या होगा, किसी तार में प्रवाहित धारा और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। मतलब जो भी है उसका हम नाम इसमें बोलेंगे। I क्या है, तार में प्रवाहित धारा, और A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो तार में प्रवाहित धारा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। अब ये इसका विशेष पॉइंट क्या है, इसको समझ लेते हैं। नोट पॉइंट,
ये एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है और इसका दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। जो भी विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा उसी दिशा में ये होगा। धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसका दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा और इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक हो जाएगा एम्पियर और इसका क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका जो मात्रक होगा वो होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर और इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यहां पर इसका विमीय सूत्र होता है धारा का ए और ए के लिए हम लिखेंगे यल स्क्वायर, क्षेत्रफल का होता है यल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो यल के घात में -2 हो जाएगा, तो यल के घात में -2 और ए, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। तो इसका हमने परिभाषा समझा, सदिश राशि है ये, धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र की दिशा में इसका दिशा होता है, मात्रक क्या होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर और ये विमीय सूत्र हो गया। हम समझते हैं संबंध इसका, जे व VD में संबंध। जे क्या है, धारा घनत्व और VD क्या है, अनुगमन वेग। इसमें क्या संबंध है, तो अभी हमने पढ़ा कि जे बराबर होता है I बटे में A। जे बराबर होता है I बटे में A। धारा घनत्व जे बराबर होता है I बटे में A और I बराबर अभी हमने पढ़ा I बराबर होता है NEVDA। यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा NEVDA और बटे में A हो जाएगा। A से A कट जाएगा और J बराबर निकल करके आएगा NEVD। इन सभी सूत्र पर सवाल है, पेपर में आया भी है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। J बराबर I बटे A होता है और I बराबर हमने ये सूत्र निकाला है, यहां रख देंगे, कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अगला हेडिंग हम समझते हैं गतिशीलता। गतिशीलता को लिखते हैं म्यू से। म्यू बराबर होता है VD बटे में E। VD क्या है यहां पर, अनुगमन वेग, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा गतिशीलता का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को, या विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं, पूरा नाम इसका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। तो परिभाषा इसके फार्मूला से हम बना सकते हैं। इसका ये अदिश है कि सदिश, तो ये अदिश राशि है। गतिशीलता एक अदिश राशि है, पहला पॉइंट बीच में समझ लिए, एक अदिश राशि है। और दूसरा पॉइंट इसका जो है मात्रक क्या होगा, मात्रक हम इसी से निकाल सकते हैं। कैसे निकल जाएगा, ये अनुगमन वेग का मात्रक होगा जो है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम लिख सकते हैं। तो ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा मीटर बटे सेकेंड, ये पलट कर हो जाएगा कूलम बटे में न्यूटन। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर कूलम या कूलम मीटर लिख सकते हैं। यहां मीटर कूलम लिखिए चाहे कूलम मीटर, कूलम मीटर, और उसके बाद बटे में क्या है, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड। तो इसका हमने फार्मूला देखा, गतिशीलता v बराबर होता है VD बटे में। देखिए गतिशीलता
गतिशीलता तक हो गया था, गतिशीलता म्यू बराबर VD बटे E। इसका हमने ये देखा कि अदिश राशि है, और इसका जो हमने मात्रक देखा, मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र इसका क्या होगा निकाल सकते हैं। विमीय सूत्र, ये वेग है, वेग का विमीय सूत्र होता है L⁻⁻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 ⁻
होता है न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन का विमीय सूत्र होता है, न्यूटन बल का मात्रक है, इसका विमीय सूत्र होगा ml⁻², और इसका होता है TA। तो यहां से इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा m और l, और t पावर हो जाएगा -3 और a पावर हो जाएगा -1। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा m l t पावर -3 a पावर -1। तो l से l यहां पर कट जाएगा और m ऊपर जाएगा तो m के पावर में हो जाएगा -1, m के पावर में -1, और t ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, इसमें से एक माइनस कम हो जाएगा, -3 ऊपर जाएगा +3, इसमें से एक माइनस कम हो जाएगा तो t², और a ऊपर जाकर के +a हो जाएगा। तो गतिशीलता का विमीय सूत्र हो जाएगा m पावर -1 t² और a। इसका एक सूत्र है, इसमें देखिएगा सभी लोग, इसका सूत्र है म्यू बराबर होता है VD बटे में E, और हमने पढ़ा है कि I बराबर होता है, I या J बराबर मिला है, J बराबर क्या मिला है, J बराबर मिला था NEVD। तो यहां से VD अगर निकालेंगे तो VD बराबर क्या हो जाएगा, J/NE। अब VD की जगह पर अगर इतना रखा जाएगा J/NE, तो यहां पर हो जाएगा J/NE और कैपिटल, ये हो जाएगा म्यू का एक नया फार्मूला, गतिशीलता का फार्मूला, जिसमें धारा घनत्व, एकांक आयतन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और कैपिटल E क्या है, विद्युत क्षेत्र, ये पता होना चाहिए। अब हम समझते हैं अगला ओम का नियम। ओम का नियम प्रयोगों पर आधारित है, इसको हम केवल समझ सकते हैं, ये प्रैक्टिकल पर बेस है। प्रैक्टिकल पर क्या बेस है, जैसे मान लीजिए कोई तार है, तार को हम ऐसे दिखा सकते हैं, प्रतिरोधक भी बोलते हैं, तार को प्रतिरोधक बोलते हैं। मान लीजिए कोई तार है, इसको क्या किया गया, इसके सिरों पर किसी बैटरी के द्वारा या किसी भी विद्युत यंत्र के द्वारा वोल्टेज लगा दिया गया, मान लो V वोल्टेज लगा दिया गया, और जब भी किसी तार के सिरों के बीच वोल्टेज लगाया जाएगा, वोल्टेज का मतलब विभवांतर, तो इसमें धारा बहने लगेगा। मान लेते हैं जब वोल्टेज लगाया गया तो इसमें धारा बहने लगेगा। तो ओम का नियम ये कहता है कि जो तार के सिरों पर लगाया गया वोल्टेज और तार में बहने वाली धारा का अनुपात जो है हमेशा नियत आता है, सदैव नियत होता है, लेकिन इसका शर्त है, नियत होता है, इसका शर्त है कि तार का दो इसमें चीजें जो नहीं बदलना चाहिए, ताप और दाब, क्योंकि ताप और दाब अगर बदल दिया जाएगा तार का तो इसका जो है वोल्टेज और धारा में परिवर्तन हो जाएगा। तो ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक तार के, इसमें लिखा क्या है ध्यान से समझिए, कि किसी तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और तार में बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है, परंतु तार का ताप और दाब न बदला जाए या न परिवर्तित किया जाए, यही ओम का नियम है। इसको कैसे समझना है, ऐसे समझना है जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 10 वोल्ट लगाते हैं और इसमें मान लीजिए 5 एम्पीयर करंट बहता है, ठीक है, 10 वोल्ट हमने लगाया, 5 एम्पीयर करंट बहा है, तो यहाँ पर हम 10 रखेंगे, 10 वोल्ट, और धारा 5 है, तो ये कट कर आ जाएगा 2। अगर हम यहाँ पर वोल्टेज को 20 करेंगे, वोल्टेज को अगर 20 वोल्ट कर देंगे बदल करके, तो धारा इतना हो जाएगा जिससे उत्तर 2 आए, यही ओम का नियम करता है। तो धारा यहाँ पर 10 हो जाएगा ऑटोमेटिक,
तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 20, अगर 20/10 रखेंगे 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई तार है उसमें हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ने लगेगा। वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा धारा भी बढ़ने लगेगा, लेकिन इसमें वोल्टेज और धारा का जो अनुपात होगा वो फिक्स होगा। यही ओम का नियम कहता है और कुछ नहीं है। मतलब कोई तार है, उसके सिरों पर लगाया गया वोल्टेज और तार में बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है, परंतु नियत तभी तक होगा जब तार का ताप और दाब न बदला जाए। बाकी इसका परिभाषा आप लोग पीडीएफ में देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ओम के नियम में हमें क्या मिला, V/I बराबर नियत। अब ये जो नियत है इसको एक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, इसको लिखते हैं V/I। इसका नाम R लिख दिया जाता है। नियत या नियतांक यहाँ जो होता है इसको R से लिखा जाता है, जहां R जो है ये तार का प्रतिरोध है, इसको बोलते हैं तार का प्रतिरोध। या इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर होता है I × R। ऐसे फार्मूला लिखा जाता है, इससे हम लोग यूज करते हैं। और R तार का प्रतिरोध। अब समझते हैं कि ओम का नियम यही है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। पेपर में आने का इसका संभावना बहुत कम होता है। इसके अलावा बहुत से प्रश्न है, ये नहीं आएगा पेपर में, संभावना बहुत कम है इसका। अब हम समझते हैं प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध, जिसको अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस। अगर इसको देखना है तो आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा रेजिस्टेंस, तो आ जाएगा इसका फिगर। आप लोग प्रतिरोध को देख लेंगे वास्तव में क्या होता है। तो रेजिस्टेंस सर्च कर लीजिए। प्रतिरोध क्या है, देखिए प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध। विरोध या हम रुकावट बोल सकते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध या रुकावट। तो यहाँ पर कौन सा विरोध या कौन सा रुकावट है प्रतिरोध, इसको हम समझते हैं। जैसे कोई तार है, तार में बहते हैं इलेक्ट्रॉन। जब धारा बहता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं, तभी धारा बहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए बिल्कुल खाली जगह नहीं होता। लिखने के लिए दिया जाता है कि तार के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, तार के अंदर होते हैं परमाणु। और परमाणु के बीच से, परमाणुओं के बीच से खाली जगह से घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। ये परमाणु पास पास होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। यहाँ पर बनाने में दूर दूर बन गया है, तो इलेक्ट्रॉन बीच में से जाते हैं, टकराते हुए जाते हैं, तो उनको रुकावट इसमें मिलता है। परमाणु के बीच में से जाते हैं, इसलिए इनको रुकावट महसूस होता है। वही रुकावट, वही विरोध बोला जाता है प्रतिरोध। मतलब जो हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि तार के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से निकले हैं, तो तार के अंदर परमाणु भी पड़ा है, और उस परमाणु के होने से जब इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में आगे बढ़ेगा तो बीच में से निकलने पर उसको रुकावट महसूस होगा, विरोध महसूस होगा। इसको ऐसा समझिए जैसे भीड़ भाड़ जगह है, उसमें से किसी को दौड़कर निकलना है, तो वही है इसमें। भीड़ भाड़ जगह से ये इलेक्ट्रॉन जो है निकलता है, आपस में भी इलेक्ट्रॉन आपस में भी टकराते हैं, और इसमें परमाणु के बीच में भी गति करते हैं। तो कहने का मतलब, सीधा मतलब क्या है कि कोई भी तार है इलेक्ट्रॉन के मार्ग में, कोई भी तार इलेक्ट्रॉन के मार्ग में जो अवरोध या विरोध उत्पन्न करेगा, अवरोध या विरोध भी बोल सकते हैं, अवरोध जो भी अवरोध या रुकावट उत्पन्न करेगा। कोई तार है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में जो अवरोध या रुकावट उत्पन्न करेगा, उसी को हम बोलेंगे प्रतिरोध। मतलब ये एक प्रकार का तार के द्वारा विरोध है। किसका विरोध है? इलेक्ट्रॉन के बहने का। इलेक्ट्रॉन को बहने से रोकता है, जगह कम रहता है, इलेक्ट्रॉन उसमें बहता है। अब प्रतिरोध जो है, सभी को पता है कि प्रतिरोध को R से लिखते हैं, प्रतिरोध को कैपिटल R से लिखते हैं, और ये एक अदिश राशि है। प्रतिरोध अगर पूछा जाए कि अदिश है कि सदिश है, तो ये अदिश राशि है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका मात्रक जो है ओम होता है। इसका मात्रक ओम लिखा जाता है ओमेगा से। ये ओमेगा है, पढ़ते इसको ओम है। ओम से इसका मात्रक है। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। बीमी सूत्र इसका निकाल लीजिएगा, V बराबर I × R से।
R बराबर हो जाएगा V बटे I। यहाँ पर V का लीजिए सूत्र रखिए, I का रखिए, निकाल लीजिए। अगर नहीं निकालने आता तो बताइएगा, पेपर में संभावना कम है, फार्मूला से निकाल सकते हैं। इसमें अब हम समझते हैं ओमीय प्रतिरोध, अनओमी प्रतिरोध। ओमी प्रतिरोध क्या होता है और अनओमीय प्रतिरोध। देखिए सीधा सा मतलब है, ओमीय प्रतिरोध का मतलब ऐसा चालक तार जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमी प्रतिरोध कहते हैं। जो भी ओम के नियम का पालन करेगा, ऐसा चालक तार जो ओम के नियम का पालन करेगा उसे ओमी प्रतिरोध बोलेंगे। प्रतिरोधक, क्योंकि तार का नाम प्रतिरोधक होता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधक में क्या अंतर होता है? तार जो है, तार को ऐसे प्रसिद्ध करते हैं, इसको प्रतिरोधक बोलते हैं, लेकिन इसका जो मान होता है उसको R से लिखते हैं प्रतिरोध। तार को बोलते हैं प्रतिरोधक, इसका जो मान होता है 1 ओम 2 ओम 3 ओम वो होता है प्रतिरोध। तो यहां पर ऐसा चालक तार जो ओम के नियम का पालन करेगा उसे ओमीय प्रतिरोधक, ऐसा चालक तार जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा उसे अनओमी प्रतिरोधक कहते हैं। ज्यादातर ओम के नियम का पालन ही करते हैं, इसका एग्जांपल जो हम लोग तार यूज करते हैं वो ओमी प्रतिरोधक में हो जाएगा। अनओमी ये इसमें आ जाएगा टार्च का बल्ब। जो पहले टार्च आता था उसमें गोलाकार बल्ब होता था, वो टार्च का जो बल्ब होता था उसमें जो तार रहता था, बल्ब के अंदर पतला तार, वो अनओमी प्रतिरोधक का उदाहरण है। और उसके बाद ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर जो है पहले सिलेबस में था, अब नहीं है। उसके बाद इसमें ये अनओमी प्रतिरोध के उदाहरण हो गए। ओमी प्रतिरोध के लिए ग्राफ पूछता है, ओमी प्रतिरोधक के लिए वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ पूछता है कि ओमी प्रतिरोधक के लिए धारा वोल्टेज के बीच ग्राफ। यहाँ पर ओमी प्रतिरोधक के लिए धारा वोल्टेज के बीच यही ग्राफ पूछा है, इसका क्या मतलब अभी बताएंगे। और अनओमी प्रतिरोधक के लिए भी पूछा है, अनओमी प्रतिरोधक के लिए वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ। तो अनओमी प्रतिरोधक के लिए ऐसे तिरछा मिलता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये हो गया ग्राफ वोल्टेज और धारा के बीच ओमी प्रतिरोधक के लिए, ये पेपर में आया है। और अनओमी प्रतिरोधक का उदाहरण भी पूछा है, तो आप लोग टार्च का बल्ब याद रखिएगा और इसका ये ग्राफ पूछा है कि अनओमी प्रतिरोधक में वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ यही होता है। इस ग्राफ का क्या मतलब है? इसमें ओमी प्रतिरोधक में धारा वोल्टेज के बीच ग्राफ का ये मतलब है कि जैसे जैसे यहाँ पर धारा बढ़ेगा, या ऐसे समझिए कि जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा, तो जैसे वोल्टेज बढ़ा तो धारा भी बढ़ गया, वोल्टेज और बढ़ाया गया धारा और बढ़ गया। मतलब अगर वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ बता रहा है कि धारा भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाया जा रहा है, धारा भी उतना नहीं बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने, तो यहाँ पर, और उसके बाद क्या हो रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि वोल्टेज रुका रहेगा लेकिन धारा का मान जो है अनियमित रूप से परिवर्तित होगा। इसमें कोई नियम नहीं चलेगा, ये ग्राफ वक्र है। वक्र का मतलब कर्व है। तो ये ओमी प्रतिरोधक का ग्राफ हो गया और ये अनओमी प्रतिरोधक का। बाकी पीडीएफ में आप लोग देखिएगा। एक बार क्लास पूरा देखने के बाद, पीडीएफ को मन लगा करके पढ़िए, बिल्कुल सब समझ में आएगा। आज के लिए